तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए सामने बांकेलाल की स्टोरी लेके आया हूँ, सिंहासन खाली। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। षड्यंत्र रचे जाते रहेंगे जब तक षड्यंत्रकारी मौजूद है। ओह ये क्या, अरे महाराज गिर गए, आगे से हट जाओ वरना सब कुचले जाएंगे। मैंने जीने को तेल से चिकना कर दिया था, अब मोटे की मृत्यु के साथ ही होगा सिंहासन खाली। किंतु माकेलाल को शायद ये नहीं मालूम था कि षड्यंत्र बेकार होते रहेंगे जब तक मौजूद है मुसीबत से बचाने वाला भगवान। महाराज आप ठीक तो हैं ना? हाँ, तोंद के बल गिरने के कारण मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी, बल्कि गिरते वक्त गुदगुदी हो रही थी। इस बार तो बच गया, पर अगली बार होकर रहेगा सिंहासन खाली। अब हम स्नानागार में स्नान करेंगे। कूद जल्दी कूद बेटा भोंदू, ये इस स्नानागार में तेरा आखिरी स्नान है। क्योंकि छपाक, मैंने स्नानागार के पानी में पानी का जहरीला सांप छोड़ दिया है। ये कौन आ गया मेरे इलाके में पट्टे वाला कच्छा पहनकर तैरने? अभी मजा चखाता हूँ। महाराज को सांप ने डस लिया। ओह ये सांप कहाँ से आ गया? आह महाराज आप ठीक तो है ना? चक्कर या मितली तो नहीं आ रही? मैं बच गया क्योंकि भाग्यवश सांप ने मेरे पाँव के अंगूठे के नाखून पर डसा, जो कि मेरी तरह ही मोटा है। लाओ तौलिया दो, मैंने सांप को मार डाला। वाह, इस बार भी बच गया मुच्छड़, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। इस बार तो होकर ही रहेगा सिंहासन खाली। स्नान के बाद रथ पर हवाखोरी करना मैं कभी नहीं भूल सकता। खूब तेज दौड़ो मेरे शेरों, अब आएगा मजा, क्योंकि मुच्छड़ इस वक्त रथ को तीव्र गति से दौड़ाता है और मैंने रथ का पहिया ढीला कर दिया है। वाह मजा आ गया हवाखोरी का। अरे ये क्या, मोटा तो वापस आ गया, पहिया टूटा क्यों नहीं? आखिर पहिया टूटा क्यों नहीं? राज दरबार का समय हो गया, अब हम राज दरबार जाएंगे। अरे ये क्या, रथ का पहिया टूट गया? बेड़ा गर्क, अगर पहिया थोड़ी देर पहले टूटा होता तो बेचारे घोड़े बसते नहीं। बांकेलाल मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, लगता है कोई संकट आने वाला है। आज सुबह से मैं 3 बार मरते मरते बचा हूँ। यही तो रोना है महाराज, मेरा मतलब महाराज की इन सब संकटों से बचने का एक ही उपाय है। वह दो मुही गुफा। कहते हैं कि अगर कोई इस गुफा के एक सिरे से अंदर जाकर दूसरे सिरे से बाहर निकल आए तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। तब तो मैं इस गुफा में अवश्य प्रवेश करूंगा। तब तक मैं रथ लेकर दूसरे सिरे पर पहुंचता हूं। दरअसल ये गुफा एक बूढ़े शेर की है, जो कभी गुफा से बाहर नहीं निकलता और अंदर जाने वाले छोटे मोटे जानवरों को अपना आहार बना लेता है और सिर्फ पानी पीने के लिए ही बाहर निकलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुफा के इस छोर से मनहूस मुच्छड़ नहीं निकलेगा, बल्कि वह शेर ही निकलेगा। शेर गुफा से बाहर निकल रहा है, इसके मुंह पर रक्त भी लगा है। पानी पानी पानी। वो मारा पापड़ वाले को, आखिर आज हो ही गया सिंहासन खाली। चलो अब ये खुशखबरी महल में भी सबको सुना दूं। जल्दी ही महारानी जी, महाराज को शेर खा गया, सिंहासन राजा राजा से खाली हो गया है। क्या नहीं? बांकेलाल कह तो यह कि झूठ है, ये झूठ हो ही नहीं सकता महारानी जी। ये बिल्कुल सत्य है कि सिंहासन अब महाराज से खाली हो गया है। किंतु बांकेलाल चाचा आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? आप खुशी का नहीं दुख का समाचार सुना रहे हैं। ओह तो क्या मैं खुश था? बाप रे, शुक्र है महारानी ने नहीं देखा। नहीं ये झूठ है, कोई कह दो कि ये झूठ है। पलक झपकते ही पूरे महल में यह दुख भरा समाचार फैल गया। धीरज से काम लो महारानी जी, दुख की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। छोड़ दो मुझे, मैं उस शेर को फाड़ कर खा जाऊंगा जिसने महाराज को फाड़ डाला। क्रोध से नहीं होश से काम लो सेनापति, और वैसे भी तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं है तो क्या हुआ, पर वो शेर मेरे हाथों बचेगा नहीं। इस वक्त शेर को मारने से भी अधिक जरूरी है खाली सिंहासन के विषय में सोचना, क्योंकि किसी भी राज्य के राजा की मृत्यु के पश्चात क्षण भर के लिए भी राज सिंहासन का खाली रहना घोर अपशकुन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विशालगढ़ का अगला राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि पुत्र मोहक तो अभी बहुत छोटा है और महारानी जी इस वक्त गम में डूबी है। सेनापति अब आप कहते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ महामंत्री जी। नहीं सेनापति, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारे कंधों पर सेना का भार है। मैं भी बूढ़ा हो चला हूँ, तो ले देकर एक ही व्यक्ति बचता है जो हर ओर से इस सिंहासन पर बैठने योग्य है, और वो है बांकेलाल, महाराज प्रजा व हम सब का प्यारा बांकेलाल। मैं
नहीं नहीं, अभी तो महाराज की चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि अभी तो उनका शव भी नहीं मिला। ऐसे में मैं राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? जब शेर खा गया तो शव कैसे मिलेगा? बांकेलाल, हमें पता है कि महाराज की मृत्यु का सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें ही है, किंतु कर्तव्य कर्तव्य भी तो कोई वस्तु होती है। अगर तुमने ये भार अपने कंधों पर उठाने से इनकार किया तो महाराज की आत्मा को गहरा दुख पहुंचेगा। आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। कहाँ है राज सिंहासन? तभी ठहरो, आप कौन है महानुभाव? मैं महाराज का गुरु हूँ, तुम मुझे गुरु महाराज कह सकते हो। बांकेलाल, तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व महाराज की इच्छा के मुताबिक कुछ रस्में अदा करनी होगी। बांकेलाल, कल अवश्य नहा लेना, क्योंकि राज रस्में स्नान के पश्चात ही अदा होगी। वो तो ठीक है, किंतु अब मैं कल तक के लिए एकांतवास चाहता हूँ, ताकि मैं महाराज की मृत्यु का दुख बर्दाश्त करने की शक्ति जुटा सकूँ। अवश्य बांकेलाल। और अपने कक्ष में आते ही वो मारा पापड़ वाले को, आखिर हो ही गई मेरी प्रतीक्षा की घड़ियाँ समाप्त। हे, कल मैं बन ही जाऊंगा विशालगढ़ का राजा। अगले दिन बांकेलाल, राज तिलक से पूर्व नियमानुसार कुछ रस्में अदा करनी होती है, तो फिर जल्दी से रस्में अदा करनी आरंभ कीजिए ना गुरु महाराज। ये रस्में मुझे नहीं, तुम्हें अदा करनी है बांकेलाल। तो मैं कर देता हूँ, इसमें अड़चन क्या है? कोई खास नहीं। सर्वप्रथम तो तुम्हें चिकनी पहाड़ी की चोटी पर रखा आलू पत्थर लेकर आना है। चिकनी पहाड़ी की चोटी का आलू पत्थर? जाओ बांकेलाल, ईश्वर तुम्हारी हड्डियों को सलामत रखे। जब तुम वह आलू पत्थर ले आओगे तो मैं तुम्हें अगली रस्म के विषय में बताऊंगा। इन रस्मों के विषय में तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर अब जाना तो पड़ेगा ही। मैं घोड़े को ऐड़ लगाता हूँ। घोड़ा हवा से बातें करता उड़ चला। चिकनी पहाड़ी के विषय में तो मैंने भी सुन रखा है। कहते हैं कि उस पर तो आज तक एक चींटी भी नहीं चढ़ पाई। वो तो मैं उस पर कैसे चढ़ूंगा? ये तो बहुत चिकनी है। किंतु विशालगढ़ का राजा बनने के लिए ये कोशिश तो मुझे हर हाल में करनी ही होगी। बांकेलाल, अपने आप को रस्सी से बांधकर दूसरे सिरा मेरी कोठी से बांध दे, ताकि ऊपर से गिरने के बाद जब तू उठने के लायक न रहे तो मैं तुझे घसीट कर महल तो पहुंचा ही दूं। हे भोले शंकर, मेरी नैया पार लगाना। किंतु चिकनी पहाड़ी पर कदम रखते ही आह, बांके थोबड़ा बचा। मगर मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार मैं पूरी ताकत से भाग कर आऊंगा और एक ही सांस में पूरी पहाड़ी चढ़ जाऊंगा। देखो क्या टूटता है। आह, मार डाला। इस बार जैसे ही बांकेलाल ने आंखें खोली, ओह ये क्या चिकना पत्थर! अबे धत तेरी की, बांकेलाल होकर भी तेरा दिमाग घास खाने चला गया क्या? कौन देख रहा है कि मैं ये पत्थर चिकनी पहाड़ी की चोटी से लाया हूँ या नहीं? सिर्फ घोड़ा देख रहा है, पर घोड़ा किसी को बताएगा थोड़ी ही। मैं ये पत्थर ले जाकर कह दूंगा कि लीजिए गुरु महाराज, मैं चिकनी पहाड़ी की चोटी का आलू पत्थर ले आया। पत्थर को परखने के लिए कसौटी लाओ। आए कसौटी? मर गए। मुझे पता होता कि पत्थर क्यों कसौटी पर रगड़ा जाएगा तो मैं नकली आलू पत्थर न लाता। वाह, ये चिकनी पहाड़ी की चोटी का ही पत्थर है। बांकेलाल, तुम पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। ये चमत्कार कैसे हो गया? लगता है वो पत्थर किसी समय चिकनी पहाड़ी से लुढ़क कर गिर गया होगा। वाह, मैं तो खामा ही डर गया था। बांकेलाल, अब तुम्हें दूसरी रस्म अदा करनी है, यानी तुम्हें लानी है काले घोड़े की नाल अस्तबल में। और काला घोड़ा हमारे अस्तबल में सिर्फ एक ही है, और वो भी पागल। अरे बाप रे, इसके पास गया तो ये मेरा हुलिया ही बिगाड़ देगा। जाओ बांकेलाल, नाल ले आओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ओह, तो ये नाल लेने आया है। 99 की तोड़ चुका हूँ, आज हड्डियाँ तोड़ने का शतक बनाऊंगा। बांकेलाल, नाल उतार। लगता है विशालगढ़ का सिंहासन खाली रहेगा। बांकेलाल, जब तक मेरा पाँव नहीं पकड़ेगा तुझे नाल कैसे मिलेगी? ओह, फिर बच गया। बचाओ। कमाल है, तीसरी बार भी बच गया, पर कब तक बचेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुच्छड़ ने ये सारी रस्में कैसे अदा की होगी। इस बार बांकेलाल का हाथ जैसी ही रेतीली जमीन पर पड़ा कि ओह ये क्या, ये तो नाल है। दूसरे ही पल, भाग बेटा बांकेल, नाल मिल गई। कहाँ जाता है बांकेलाल? वो काले घोड़े की नाल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ दूसरे रंग के घोड़े भी रहते थे। रुक जा। दूसरे ही पल जान बची। अब किसे पता चलेगा कि ये नाल काले घोड़े की है या नहीं? ये परखने के लिए इस खतरनाक घोड़े के पास कौन आएगा कि घोड़े की नाल उतरी हुई है या नहीं? कमबख्त, ये मेरा शतक नहीं बनने दिया। चलो, मैं इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया।
जल्दी ही वाह बांकेलाल, काले घोड़े की नाल ले आया। इसे परखने के लिए कसौटी लाओ। आए तो क्या इस पागल काले घोड़े को यहाँ लाया जाएगा? मगर वहाँ लाई गई काली घोड़ी, ये काली घोड़ी इस नाल को सूंघकर अगर हिनहिनाई तो ये नाल असली है, और अगर नहीं हिनहिनाई तो बांकेलाल हो गई तेरी छुट्टी। गुरु महाराज ने नाल उस काली घोड़ी को सूंघाई और दूसरे ही पल वाह, घोड़ी हिनहिना उठी, यानी बांकेलाल दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ। बोलो भावी राजा बांकेलाल की जय। तो क्या रस्में खत्म हो गई? गुरु महाराज, नहीं बांकेलाल, अब तुम्हें तीसरी रस्म अदा करनी है, और वो रस्म है मगरमच्छ के आंसू लाने की। वाह, यह रस्म बढ़िया है। मगरमच्छ के आंसू? किंतु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बांकेलाल, जाओ, घोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बांके की एड़ लगाते ही घोड़ा सरपट भाग निकला। इस बार बांकेलाल अवश्य असफल होकर लौटेगा, तब शायद मुझे ही राजा बनाया जाएगा। जल्द ही बांकेलाल एक झील के सामने मौजूद था। मगरमच्छ के आंसू तो सचमुच बड़ी टेढ़ी रस्म है। उसके लिए पहले तो मगरमच्छ दिखना चाहिए, और अगर दिख गया तो फिर रोना चाहिए। पर बेटा बांके, मगरमच्छ दिख गया तो मगरमच्छ रोएगा या तू? बांकेलाल खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है? जल्दी पानी में जा। तू पानी में जाएगा तभी तो तेरी गंध पाकर मगरमच्छ तेरी तरफ आएंगे। और धन्यवाद घोड़े भाई, नामुराद घोड़े, ये तूने क्या किया? भाग बांके, रुक जा बांकेलाल, देख तुझे मेरी कसम। मगर बांकेलाल ने तो पीछे मुड़कर भी न देखा और उस विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचकर ही दम लिया। बच गया, लगता है ये रस्म सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। और तभी ओह, ये क्या? वृक्ष से पानी टपक कर सीधा मेरे बर्तन में गिर रहा है। अबे ये पानी नहीं है, मेरे आंसू है। कोई मुझसे पूछे मैं वृक्ष पर कैसे चढ़ा, क्योंकि मगरमच्छ पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं बड़ा आलसी था, घंटों पड़ा सोता रहता था। एक बार ठीक इसी जगह जमीन पर ऐसा सोया कि जब मेरी नींद खुली तो मैं इस वृक्ष पर था। मेरे नीचे पेड़ कब उठ गया इसका मुझे पता ही न चला। अब मैं अपने भाग्य पर सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब ना तो मैं खुद नीचे उतर सकता हूँ और ना ही मुझे कोई नीचे उतारेगा। अगर किसी इंसान को मेरी यहाँ उपस्थिति का पता चल गया तो वो तो मेरी लाश ही नीचे उतारेगा। इसलिए मैं चुपचाप पड़ा पड़ा रोता रहता हूँ। वाह, भर गया बर्तन। बेटे बांके, ये बूंदे चाहे कुछ भी हो, किंतु मगरमच्छ के आंसू नहीं हो सकते, क्योंकि मगरमच्छ पेड़ पर नहीं होते। पर फिर भी मैं गुरु महाराज से जाकर कह दूंगा कि यही मगरमच्छ के आंसू है। मगरमच्छ के आंसुओं को परखने की कसौटी तो हो ही नहीं सकती। जल्द ही अब मैं मगरमच्छ के आंसुओं की परख करूंगा। मगरमच्छ के आंसुओं और स्त्रियों के आंसुओं की गंध में कोई विशेष अंतर नहीं होता। मैंने इस पात्र में रानी जी के आंसू पहले ही एकत्रित कर लिए हैं। अब मैं बारी बारी से इन आंसुओं की गंध लेकर देखूंगा कि बांकेलाल जो आंसू लाया है वह मगरमच्छ के है या नहीं। दोनों पात्रों में भरे आंसुओं की गंध एक ही है क्या? यानी कि बांकेलाल तीसरी और अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ। अंतिम? वाह, तो फिर अब अविलंब में अविलंब मेरा राज तिलक हो जाना चाहिए। बांकेलाल, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्या सिंहासन खाली रहेगा? नहीं, मैंने फैसला किया है कि खाली सिंहासन पर मैं खुद बैठूंगा, बिना रस्में अदा किए। तब तो मुझे बैठाओ। क्या? अरे, ये सिंहासन पर बैठ भी गया, किंतु ये तो बांकेलाल के साथ बेइंसाफ़ी है। बांकेलाल ने आपके कहा अनुसार सभी रस्में अदा की है, अब राजा बांकेलाल ही बनेगा। किंतु मेरे जीते जी भला बांकेलाल राजा कैसे बन सकता है? अरे, ये तो हमारे महाराज हैं। अरे, महाराज जीवित हैं? आहा, महाराज! बांकेलाल की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। ये मुच्छर जिंदा कैसे बच गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से शेर को गुफा से निकलते देखा था। वो उसी शेर की खाल पहने मैं ही था बांकेलाल। जब मैं गुफा में पहुंचा तो शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। एक हफ्ते की भूख का कोटा खुद चलकर मेरी गुफा में आ गया। ओह शेर! मैंने झट तलवार निकाली और शेर के पेट में घोंप दी। आह, शेर वहीं मर गया। तब अचानक मेरे जेहन में ये प्रश्न कौंधा कि यहाँ बिखरी हुई हड्डियाँ बता रही है कि बांकेलाल को जरूर इस गुफा में शेर होने की बात पता थी। बांकेलाल ने मुझे शेर की गुफा में क्यों भेजा? इस रहस्य को जानने के लिए मैंने शेर की खाल उसकी हड्डियों से अलग की और उसे पहनकर बाहर निकला। मेरा संदेह ठीक निकला। बांकेलाल झाड़ियों के पीछे खड़ा शेर को, यानी मुझे, गुफा से निकलते देख रहा है।
अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक मेरी राह एक विचित्र राक्षस ने रोक ली। हा हा हा, मैं विशालगढ़ पर कब्जा करने निकला हूँ। मेरी मृत्यु एक ऐसे मानव के हाथों होनी है जिसने सिंह की खाल पहनी हो। इसलिए सबसे पहले मैंने इस वन के सभी सिंहों को सफाया करने का फैसला किया है, ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, और तू मेरा पहला शिकार है। अब मैं तेरा खेल खत्म करता हूँ। अरे, ये तो समझदारी दिखाकर बच गया। अरे, ये शेर तो खड़ा हो गया। अरे, इसने तो तलवार भी निकाल ली। अरे, इसने तो मुझे तलवार घोंप भी दी। क्यों बच्चू राक्षस, कैसी रही? अरे, ये शेर की खाल में मानव है। लानत है मुझ पर, पहले शिकार पर ही शिकार हो गया मैं। ओ भाई, मुझे ये सांप मिला था कि जिस किसी के भी हाथों मेरी मृत्यु होगी, मेरी सारी जायदाद उसे मिल जाएगी, जो कि उस गुफा में एक बहुत बड़े खजाने के रूप में है। तुम वहां जाकर सारा खजाना ले लेना। चंगा भाई हूँ अप्पा, चल दे हेंगे आ। मैंने गुफा में जाकर देखा तो विशाल खजाना देखकर मैं समझ गया कि बांके ने मुझे शेर की गुफा में क्यों भेजा था। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु लौटते वक्त ये विचार मेरे मस्तिष्क में उभरा कि यदि वाकई मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद आखिर मेरे राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा राजा? यदि बांकेलाल बना तो क्या वो विशालगढ़ का राज्य सुचारू रूप से चला पाएगा? बस इसी बात की परीक्षा लेने के लिए मैं गुरु महाराज बनकर उसी वक्त आ गया जब बांकेलाल को राजा घोषित किया जाने वाला था, और बांकेलाल मेरी परीक्षा में सफल हुआ। अब मैं निश्चिंत हो गया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बांकेलाल अपने बल, बुद्धि व कौशल से इस सिंहासन को कभी खाली नहीं रहने देगा। फूट गई मेरी किस्मत। अगर मुझे पता होता कि शेर की खाल में मुच्छड़ ही है तो मैं उसी वक्त तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर डालता। पर अब क्या हो सकता है बांकेलाल, एक बात तो मैं भूल ही गया, यानी पुच्ची, तेरा बेड़ा गर्क मनहूस। समाप्त।